तो वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में राजस्व, ये टॉपिक आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना। 10 क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब पे 10 क्वेश्चन ढूंढ के दिखाना, प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आज आपको राजस्व संहिता 2006 पूरी पूरी पढ़ के ऑनलाइन पूरी पढ़ी, क्या नाम, पीडीएफ से पढ़ी। 103 पेज हैं, आप लोग देखना जाके डाउनलोड करके। आप पढ़ना, फिर इस कंटेंट को वहाँ से ढूंढ के लाया हूँ। और ये सब रिसर्च पे आधारित हैं क्वेश्चन, सब कुछ मैंने जो लगा। बाकी राजस्व संहिता एक क्वेश्चन के लिए पूरा पढ़ो, मुझे नहीं लगता है हमारे लिए चीज़ सही होगी। लेकिन जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिला, पहले तो 100% मिल जाएगा। नहीं मिला तो आपसे नहीं हो तो कोई नहीं कर पाएगा, और जो आपसे नहीं कर पाए, मैं बार बार कहता हूँ, वो कोई ना कर पाए, इसमें कंपटीशन ही नहीं होता है। तो आज हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पे। ये प्रैक्टिस सेट नहीं, आपकी जान होगी। यदि आपने हमारी क्लासेस नहीं कर पाई होंगी, जो 27 वीडियो हैं, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ही देख लिए, तब भी आपका कमाल हो जाएगा। इनसे क्वेश्चन बाहर जाने की बहुत कम पॉसिबिलिटी रह जाती है, क्योंकि हम पूरी पूरी बुक्स जो ऑफिशियल पीआईबी पे होती है, वहाँ पे हम डाउनलोड करके पढ़ के आते हैं। इसलिए आप इस पर कभी डाउट कर ही नहीं सकते हो। ये राजस्व संहिता 2006 से क्वेश्चन लिए गए हैं। आप इनको कभी मिला लेना, कहीं आपको आए हों क्वेश्चन, वहाँ देख लेना। सारे आए हुए जहाँ कहीं भी, सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। देखना अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर है? कौन कृषि मजदूर है? ध्यान रखना, कौन कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त करता है। ये 2006 में क्वेश्चन रेडियो ऑपरेटर में ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना जाके कि रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया था नहीं पूछा गया, तो वहाँ के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के तहत कार्य अर्हता प्राप्त है? कृषि मजदूर, देखो परिभाषा देखो। देखो, जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है, ठीक है, होल्ड कर दो। जिसके पास न्यूनतम 50 एकड़ भूमि है, नहीं। जिसके पास न्यूनतम 500 एकड़ भूमि है, नहीं। उपरोक्त सभी नहीं। इसका आंसर ए वाला होगा, ऑप्शन ए। जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम हो। पता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस हमारी बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है। यदि हम आपको इतना प्रैक्टिस सेट देख के पूरा चले जाते हैं, पूरा लास्ट तक देख लेते हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस दे के आ जाएगा कि हाँ, कि अब इससे बेहतर कि मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पे कोई क्लास दे पाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कृषि मजदूर की परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे? जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर आधारित हो। कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम हो, ना कि आधारित हो। ध्यान रखना, शारीरिक श्रम जो करता है कृषि भूमि पर, मतलब कि लेबरी करता है, या जैसे हम किसान हैं तो वो कृषि मजदूर ही एक तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इस क्वेश्चन को देखना कि इस क्वेश्चन को मैंने क्या ना उस पर भी डाला था, कम्युनिटी पे भी, और रेडियो ऑपरेटर में भी ये क्वेश्चन आया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो 2006 में सबसे पहले किस शासनादेश के से संशोधन किया गया था? अमेंडमेंट कब किया गया था? 2015 में किया गया था। यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4, अध्यादेश क्रमांक 4। इसको याद रखना कि 2015 में संशोधन किया गया था। ना तो भारत अधिनियम इससे कोई लेने देना नहीं, भारत सरकार ने 1918 इससे भी कोई लेना नहीं, भूमि अधिनियम इससे भी कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा? यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4। ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन ही खूब पूछे जाएंगे। देखो, मैंने वरीयता क्रम रखा है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे उनको सबसे ऊपर रखा है। तो यूपी 2015 का अध्यादेश क्रमांक 4। तो इसको याद रखना कि संशोधन, पहला संशोधन कब हुआ था? 2015, याद रखना। यूपी, यदि पूछा जाए यूपी राजस्व संहिता 2006 का पहला संशोधन कब हुआ था? 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। ये देखो, ये मैंने राजस्व संहिता जो 2006 थी उसको, जिसमें परिभाषाएं नाम का जो सेक्शन दिया गया, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जो पढ़ रहा था मैं अभी। तो आप लोग देखिएगा कि मतलब इसमें मेहनत आसान नहीं होती। और कल एक परसों एक लोग कह रहे थे कि भैया आप सबके तरह निकले। भैया मैं नहीं, मैं आपको क्या नाम, ठीक है, अभी क्या नाम, आपने पैसा दिया, मैंने कह रहा तेरा उससे 5 प्रैक्टिस सेट आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपके 5 प्रैक्टिस सेट, आपको इनके क्या नाम, कॉस्ट देखिए और अपनी देखिएगा। 10-5 रुपये से किसी का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। उनके थोड़ा जवाब दे दें, नहीं तो कहेंगे पता नहीं क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। नहीं, 1-1 रुपये आप लोग डोनेट करते हो, और जितने भी दिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके इतना रुपये आएगा, 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपके और तैयार हो जाएंगे। इनके बाद मैं आपको हाथ से लिखने के दे दूँगा। मैं किसी से कहता भी नहीं हूँ हाँ मुझे प्रैक्टिस सेट, हाँ कि मैं आपको पैसे दो हम तब प्रैक्टिस, नहीं, हम प्रैक्टिस सेट आपको एनी हाउ किसी भी कॉस्ट पे देंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। 6 प्रैक्टिस सेट आपके करा देंगे, और देखना कि इन प्रैक्टिस सेट की कमाल। और उसके बाद 6 प्रैक्टिस सेट के बाद हम आपको हैंड रिटन देने लगेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। हम अब आपसे कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी कोई बुरा, एक भी बंदा बुरा मानता है। हम सोचते हैं हर किसी को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ, लेकिन नहीं, मैं अपने को खुद से मैं ये चीज़ कहता हूँ कि नहीं, अब मैं 6 प्रैक्टिस सेट हैं, इनको तैयार करके अच्छे से आगे आपको हैंड रिटन प्रोवाइड करने लगूंगा, ठीक है। तो यूपी राजस्व संहिता 2006 में के तहत कृषि की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है? देखो, संहिता में दिया है, परिभाषाओं में, ये परिभाषा टॉपिक वहाँ से जो मैं पढ़ रहा था तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, और एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी रेडियो ऑपरेटर में। ऐसे नहीं कोई चीज़ तैयार हो जाती है, उसके लिए बहुत इसके पीछे की मेहनत होती है। आप लोग कहते हो कि सब हवा हवाई है, ठीक है।
तो कोई बात नहीं, हम तो पढ़ाना है, हम तो अच्छा देंगे आप लोगों के लिए। देखो कृषि के अंतर्गत बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन और कुक्कुट पालन कितने आते हैं? बागवानी भी आती, पशुपालन भी आता, मत्स्य पालन भी आता, फूलों की खेती भी आती और मधुमक्खी पालन भी आता और कुक्कुट पालन भी आता। देखो बागवानी भी है, पशुपालन भी है, मछली पालन भी है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का स्क्रीनशॉट है, आप लोग भी देख लीजिएगा, जाके डाउनलोड करके डाल लेना गूगल पे यूपी राजस्व संहिता 2006 और फिर देखना जाके। और ये रेडियो ऑपरेटर में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कृषि के अंतर्गत कौन सी? बागवानी। देखो इस चीज़ को याद रखना, हो सकता है कि यहाँ पे कल को कुक्कुट पालन दे दे, तो आप क्या करोगे? परेशान हो जाएगा ना। फूलों की खेती उसको दे दे। अब देखो यहाँ पे आबादी, ग्रामीण आबादी की भी परिभाषा दी गई। क्या दी गई? ग्राम के ऐसे क्षेत्र से है जिसका उपयोग इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक, प्रारंभ कब हुई थी? 2006 में। उसके निवासियों के आवास के प्रयोजन की, जैसे कि ग्राम आबादी किसे कहते हैं? ग्राम आबादी उसे कहते हैं कि कोई जगह है, उसके जो ग्रामीण है उसके द्वारा जो जगह यूज की जाती है और उसमें रहने वाले व्यक्ति, उनको बोलते हैं क्या? ग्रामीण आबादी। जैसे कि हमारा गाँव है तो हमारा क्या है? ग्रामीण आबादी भी। उसके अंतर्गत क्या कहा जाता है? निवासियों के आवास के प्रयोजन के लिए उसकी सहायता, प्रयोजन यथा उसकी सहायता में, जैसे सहन व हरे वृक्षों, कुआं आदि में किया जा रहा हो, जैसे कि आसपास में आपके कुआं हो और क्या नाम, हरे वृक्ष हो, तो उसे आबादी कहा जाएगा। बस इसमें इतना कहा गया है। और कृषि के अंतर्गत क्या परिभाषा दी गई, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कृषि के अंतर्गत आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड में सोचेगा। यदि हम कुक्कुट पालन कर रहे हैं तो भी खेती में आएगा, फूलों की खेती कर रहे हैं तब भी खेती में आएगा, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं फिर भी खेती में आएगा, बागवानी कर रहे हैं फिर भी खेती में आएगा, पशुपालन कर रहे हैं फिर भी खेती में आएगा, मतलब कृषि में आएगा, वही खेती या कृषि। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यूपी राजस्व संहिता कब लागू हुई थी? बार बार 2006 बार बार चीज़ चिल्लाते आ रहे। 2003 गलत, 2004 गलत, 2005 गलत, 2006। और इसमें पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? 2015 में। कि आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका अंतिम अमेंडमेंट कब हुआ, अंतिम संशोधन कब हुआ, बता सकते हो? नहीं, अब देखिए जो जो क्या नाम कंटेंट है उसमें मत देखिए, गूगल करके हमें बताइएगा कि पहला संशोधन तो मैंने बता दिया 2015 में होता, लेकिन अंतिम संशोधन कब हुआ था उसको हमें बता दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका अच्छे से याद कर लिए, 2006। अब देखो कि यूपी राजस्व संहिता 2006, यहाँ पे 2006 भी लिख लो, को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? 2010 में नहीं, 2011 में नहीं, 2012 में मिली थी राष्ट्रपति की मंजूरी यूपी राजस्व संहिता 2006 को। ये क्वेश्चन रटने वाला है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, इसीलिए क्या नाम आगे बढ़ चलते हैं। अब देखो भू भूम यहाँ पे भूमि लिखा है, भू राजस्व अधिनियम, यहाँ पे लिख लेना भू राजस्व अधिनियम, कोई बात नहीं। तो इसमें लिख लेना भू राजस्व अधिनियम कब बना? 1901 में, बिल्कुल सही है। 1950 नहीं है, 1948 नहीं है, जब वो सही है तो ये तो गलत हो ही जाएंगे। तो 1901 में भू राजस्व अधिनियम कब बना? 1901 में। अब बताइए उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताओ? आकाश मिश्रा नहीं, रजनीश दुबे, सॉरी, रजनीश दुबे उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। खूब रट लेना, सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चन के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। और हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि इस समय राज्य मंत्री कौन है, क्या नाम, राजस्व, जो उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग है, राजस्व मंत्री है इस टाइम पे कौन है? राजस्व मंत्री, राजस्व मंत्री कौन है? यहाँ पे मंत्री नहीं लिख रहे, सीधे लिख लो अनूप वाल्मीकि। अनूप वाल्मीकि प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश सरकार में कौन है? वो क्या नाम, राजस्व मंत्री हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा वित्त मंत्री इस टाइम पे सुरेश खन्ना है, उनका भी नाम पूछा जा सकता है। और 2023, 2024 और 25 का बजट क्या है, ये चीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या बजट है। और हाँ, राजस्व का बजट जरूर देख लेना, राजस्व बजट, जो राजस्व का बजट दिया जाता है वो कितना दिया गया, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जो मैंने अभी नहीं ऊपर दिखाया था जहाँ पे कृषि की परिभाषा दी गई थी, वहाँ पे परिभाषाओं में इसकी भी परिभाषा दी गई क्या, कि यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टा, जैसे नहीं पट्टा हमारे जो प्रदान कर देते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती उसे आप पट्टा बोलते हैं ना, पट्टा अनुदान के तहत पारित भूमि खंड को क्या कहते हैं? धरती। यहाँ पे कृषि भूमि नहीं कहते, क्या कहते हैं? धरती बोलते हैं। धरती यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा, धरती। और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल्डिंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब बताओ होल्डर है, होल्डर मतलब धारक, यही तो कहते हैं धरती या धारक, तो होल्डर इसे बोलते हैं होल्डर। जेसन होल्डर नहीं, वो वेस्ट इंडीज वाला खिलाड़ी नहीं, हमारा जो होल्डर धरती जो धारण करता है, समेकित भाग नहीं, भूमि नहीं। जो जैसे कि अभी कोई प्रधान है, आपको उसने पट्टा दिया है, जमीन करके दी, पट्टा जैसे प्रधान से स्टार्ट होता है, फिर लेखपाल अपनी रिपोर्ट लगाता है, लेखपाल के बाद फिर आगे जाती है तो एसडीएम उसको क्या नाम फाइनली साइन करके कह देता है कि हाँ आज से इसके आप लोग धारण, मतलब कि करता धरता इसी की हो, आप आज से इसके होल्डर हो, किसके? जो पट्टा आपको प्रधान ने दिया है। भूमि खंड को क्या कहते हैं? पट्टा, धरती। यहाँ पे धरती लिखा है नहीं, ये वाला होगा धरती, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल्डिंग, ठीक है।
होल्डिंग बोलते हैं। ये राजस्व संहिता 2006 में साफ साफ दिया गया है। और ये क्वेश्चन क्या नाम यूपीपी एग्जाम 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा भी गया था। अब इस क्वेश्चन को बताइएगा कि कौन सा पेड़ बाघ भूमि में नहीं आता। बाघ नहीं, यहाँ पे बाघ होगी, ठीक है। कोई ना, आप लोग जिसने वीडियो देखा होगा वो तो समझ जाता, जो पीडीएफ से पढ़ेगा उसका कोई लेने देना नहीं। यहाँ पे होगा बाघ, बाघ भूमि, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, बिल्कुल हटा दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा बाघ भूमि। तो कौन सा पेड़ बाघ भूमि में नहीं आता? पपीता, ये भी नहीं आता। केला नहीं आता। आम आता है, तो इसलिए इसको काट दो, तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो कौन सा पेड़ बाघ भूमि में नहीं आता? पपीता आता है और केला, ये दोनों बाघ भूमि में नहीं आते। इनकी कोई आप खेती करते हो या कोई बाग लगाते हो, जैसे कि आपने कहा सरकार से हम यहाँ पे बाग लगाएंगे, तो वो आपको इन पेड़ों की क्या नाम, यदि आपने लगा भी दिया तो इनको बाग की क्या नाम संज्ञा नहीं दी जाएगी। सरकार तुरंत मना कर देगी, इसे बाग नहीं कहते पपीता और केला को। अब देखो, यूपी राजस्व कोड 2006 के यूपी राजस्व कोड 2006 के अनुसार राज्य सरकार कितने कलेक्टरों की नियुक्ति करेगी? राज्य सरकार कितने कलेक्टर की नियुक्ति करेगी? कितने? एक कलेक्टर की। एक जिले में एक कलेक्टर होगा। कलेक्टर जिसे हम क्या नाम वो भी कहते हैं राजस्व, जो राजस्व को एकत्र करता है, इसीलिए इसे कलेक्टर बोलते हैं। और हाँ, आप लोग भी पीडीएफ कलेक्टर मत बनिएगा। पीडीएफ कलेक्टर आजकल आप लोग पीडीएफ कलेक्टर बन रहे हो, हर जगह से पीडीएफ कलेक्ट कर रहे हो। आप एक जगह पढ़ के, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ कि आप यदि एक जगह से पढ़ के अच्छे से 2-3 बार रिवीजन कर लिया तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और आपको ये भी पता है कि स्टैटिक जीके जो क्या नाम जो मेन टॉपिक हैं, स्पेशल टॉपिक हैं, वो मोदी जीएस स्टडी से कोई बेहतर पढ़ा ही नहीं सकता पूरे यूट्यूब पे। तो मुझे नहीं लगता आप कहीं भी जानते हो, देख लो, जा लो, समझ लो। लेकिन हाँ, आप खुद के लिए कहो। देखो, मैं यूट्यूबर, हाँ कह सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मुझे ये भी समझिएगा कि मैं इससे बेहतर कंटेंट और कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा। दे रहा तो वहाँ से पढ़िए, नो डाउट पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप लोग एक जगह से क्या नाम आंख बंद करके भरोसा करके यदि यहाँ से पढ़ते हो स्टैटिक के टॉपिक, तो कभी आपको ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। और सिलेक्शन हो गया तो सबसे पहले आप हमें धन्यवाद कहने आओगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अब देखो कि राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1837 में? गलत। 1833 में? गलत। 1834 में? गलत। 1835 में? गलत। तो चारों ऑप्शन गलत हुए, तो पांचवा ऑप्शन आएगा। तो राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी 1831 में। 1831 में, इसका ऑप्शन नंबर पाँचवा मान लो। तो 1831 में इसकी राजस्व परिषद की स्थापना हुई थी। अब देखो, राजस्व परिषद की स्थापना यूपी के किस जिले में की गई थी? बनारस में नहीं की गई थी, मेरठ में नहीं की गई थी, हरदोई जो हमारा जिला है इसमें तो हो ही नहीं सकती। इसमें क्या नाम है? राजा टोडरमल, क्या नाम, भू अनुसंधान संस्थान है, राजा टोडरमल वाला हो सकता है। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल वाला है, टोडरमल। भू राजस्व संस्थान कहाँ है? क्या नाम, हरदोई में है। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? प्रयागराज में इसकी स्थापना हुई थी। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट। कौन सा? प्रयागराज। यूपी राजस्व परिषद की स्थापना प्रयागराज में हुई थी। अब देखो इस ऑप्शन को कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित इसमें शामिल है। जो चालू वित्तीय वर्ष, इसमें क्या शामिल है? क्वेश्चन बताओ इसमें कि सरकार का जो है, तो इसमें क्या है? राजस्व बजट। कौन सा है? सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है। भाई, जो बजट आता है, बजट आता है वो चालू वित्तीय वर्ष के लिए होता है। जैसे 2024 और 25 का बजट आया है, तो ये चालू वर्ष 2024 चल रहा है, उसी के लिए तो इसे बोलते हैं। यदि आपसे कहे कि इस टाइम पे राजस्व बजट कौन सा है, तो बोलोगे 2024 और 25। तो पूछा भी गया है सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है। चालू वित्तीय वर्ष से मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेजेंट में कौन चल रहा है? जैसे हमारा 2024 और 25 चल रहा है, जो वित्तीय बजट, जो बजट है, जो 2024 और 25 चल रहा है, तो उसी के तो हम क्या कहेंगे? राजस्व बजट। बस। पूंजीगत बजट, बजट क्या होता है? पूंजी, जिसमें पूंजी लगती है। जैसे हमें पुल बनाना है या सड़क बनानी है या कोई बहुत बड़ा क्या नाम बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए क्या होगा? पुल, जो क्या होगा? जैसे पूंजी, ये पूंजी बजट कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्व बजट। राजस्व बजट इसका ऑप्शन सही है। अब देखो कि राजस्व बजट में क्या शामिल नहीं होता है, ध्यान से पढ़ना। राजस्व बजट में क्या शामिल नहीं होता है? केवल रख रखाव, ये तो शामिल होता है, रख रखाव। और देखो, लागत पूंजीगत, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या नाम, इसे तो शामिल है, लेकिन दीर्घकालिक निवेश, जिनको क्या नाम, लंबा निवेश। अब जैसे बजट हमारा 1 साल का है, एक ही साल के लिए तो बजट होता है। अब कोई बड़ी चीज़ तैयार करनी, जैसे कि कोई सड़क या कोई बड़ा कोई काम है, पुल वगैरह है, उसमें 2 साल लग गए, तो वो बजट में कैसे आ सकता? बजट में आ ही नहीं सकता, उसके लिए अलग से बजट हो जाएगा। तो क्या होगा? दीर्घकालिक बजट, जो राजस्व बजट में नहीं शामिल होता है। दीर्घकालिक जो मतलब कि 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है, कोई लंबी परियोजना है, उसे क्या बोलते हैं? दीर्घकालिक निवेश। अब 1 साल के अंदर तो इसे रख दोगे, बल्कि वो बन के 2 साल में तैयार होगी, तो बजट का कुछ अता ही पता नहीं लगेगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर
थर्ड इज राइट। अब देखो कि यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार सरकार जो है विभिन्न न्यायालयों में कानूनी प्रक्रिया मामले में ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नियुक्त करती है। जैसे कोई गड़बड़ हो गई ग्राम पंचायत में, कुछ भी हो गई, तो किसे नियुक्त करेगी सरकार? तो उसे नियुक्त करेगी किसे? किसी भी व्यक्ति को नहीं, ऐसे तो किसी को उठा के कर दे। बीपीओ के परिवार, जो ग्राम पंचायत अधिकारी होता है उसके परिवार से कभी नहीं कर सकती। किसको? जब भाई जज का है तो किसमें वकील ही तो आएगा। सोचो कि जब कोई काम कोर्ट का है तो उसमें क्या तुक्का भी लगाना होता तो आप लोग क्या लगाते? वकील ही लगाते। थोड़ा माइंड सेंस के मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हो। कौन सा? कानूनी प्रक्रिया की बात की गई तो कौन सा? वकील होगा। इसका आंसर नंबर थर्ड वकील। अब देखो कि राजस्व संहिता 2006 में ग्राम सीमा का रखरखाव किसे करना चाहिए? ग्राम सीमा का रखरखाव किसे करना चाहिए? ग्राम सीमा का जो ग्राम सीमा है, जैसे गांव है, ठीक है, इसकी गांव की सीमा में कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है, कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है, एक बार राज्य सरकार ने क्लियर कर दी तो राज्य सरकार नहीं रखरखाव नहीं करेगी। कलेक्टर तुम्हारी सीमा रोज देखने नहीं आएगा, तहसीलदार नहीं आएगा। जो क्या नाम किराएदार, जैसे कोई व्यक्ति किराएदार कर दिया, हाँ आप सीमा देख रहे हो, आप ग्राम पंचायत, हालांकि अभी किराएदार नहीं होता, सिर्फ ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, वही उस सीमा का रखरखाव करता है। कोई प्रॉब्लम, कोई घटा बढ़ी या कोई मतलब कि सीमा का रखा हो, जैसे कि एक गांव की सीमा एक तो निश्चित होगी, गांव की सीमा इतनी निश्चित कर दी गई तो कहीं ये सीमा में यहाँ पे तो गड़बड़ नहीं हो रहा या कम ज़्यादा तो नहीं हो रही, उस चीज़ का रखरखाव कौन कर सकता? प्रधान। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को पता नहीं होती, गाँव से कोई लेना देना नहीं होता, कोई अपना घर बनाता जा रहा क्योंकि उसकी जगह है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ना प्रधान को मतलब है, तो इसलिए हमें ये चीज़ दिखाई नहीं देती होगी। तो इसका आंसर जो होगा, जो किराएदार या ग्राम पंचायत। अब देखो कि यूपी में राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राजस्व सचिव होता है। राजस्व बोर्ड नहीं, अध्यक्ष अनुभाग नहीं, अधिकारी कोई नहीं, तो सबसे बड़ा कौन होता है? राजस्व सचिव। अब देखो कि यूपी में राजस्व बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं? यूपी में राजस्व बोर्ड के कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। सीधा आंसर लगाओ, कुछ लेने देना नहीं, ये रटने वाली चीज़ है, इसमें हम क्या एक्सप्लेन करें? कुछ ना करें। एक होता है प्रशासनिक, एक होता है क्या नाम न्यायिक, तो इसमें क्या है? 7 हैं। तो राजस्व बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 7। अब देखो कि यूपी में राजस्व अनुभाग कितने हैं? यूपी में राजस्व अनुभाग कितने? टोटल 181 है। आप इसको गूगल करके देखिएगा, क्या मैंने सही बताया या नहीं बताया। गलत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यूपी में राजस्व अनुभाग कितने? 181। देखो ये हमने क्या नाम अभी लगा लिया, मैंने कहा ऑप्शन क्या ही दिखाओ, सारे ऑप्शन तो वो तो दिखाना ही है असली आंसर, तो क्यों ना सीधे स्क्रीनशॉट लगा लिया जाए। देखो इसमें गांव की परिभाषा दी गई 20 नंबर पे, टोंगिया रोबानी, जिसमें पता टोटल 20-25 पॉइंट दिए गए, यदि उनको पढ़ लो तो क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे देखो ये राजस्व संहिता 2006 का स्क्रीनशॉट है, मैंने खुद लिया था अभी, तो उसको हम लगा रहे हैं। क्या है कि टोंगिया रोबानी, इसमें क्या लिखा है कि यूपी राजस्व संहिता 2006 में टोंगिया वृक्षारोपण या रोपवाड़ी की परिभाषा क्या है। इसमें परिभाषा देखना किसी टोंगिया रोपवाड़ी की परिभाषा क्या है। देखो पढ़ लोगे एक आधा 30-40-50 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगा, लेकिन आपको कमाल करके जाएगा। तो टोंगिया रोपवाड़ी का तात्पर्य ऐसी वन रोपण प्रणाली से है, देखना क्या कह रहा है, जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण कृषि फसल उगाने के साथ साथ किया जाता है। जैसे कोई फसल है, आपने गेहूँ बोया, गेहूँ के साथ में आपने कोई खेत मतलब कि किसी के पेड़ लगा दिए, जैसे आपने किसी का चलो आम का पेड़ मान लिया, आम का पेड़ लगा दिया, तो जब आम का पेड़ अभी तो क्या नाम पेड़ छोटा है तो इसमें खेती की जा सकती है, नहीं। जब ये पेड़ बड़े बड़े हो जाएंगे आम के, तो इसमें खेती पॉसिबल नहीं होगी और खेती हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि पत्ते झड़ेंगे और क्या नाम जगह भी लेगा, तो इसमें ट्रैक्टर वगैरह कुछ चल भी नहीं पाएगा। तो इसलिए ये टोंगिया रोपवानी उसे कहते हैं, देखो ध्यान से पढ़ो इसे दोबारा, जिसके पहले चरण में वृक्षारोपण की कृषि फसल के उगाने के साथ साथ किया जाता है, जैसे कि फसल भी बो दी और वृक्ष भी लगा दिए। और आगे क्या कह रहा है, जिसके फसल का विकास इस प्रकार रोपित वृक्षों द्वारा फैलाव बनाने पर रुक जाता है। क्या रुक जाता है? जब फसल है उसका विकास कब रुकेगा? जब ये पेड़ जो वृक्ष हैं ये फैल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, वही चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन की थी। तो इसे क्या कहते हैं? टोंगिया रोपवानी। और जब ये वृक्ष फैल जाते हैं जिससे कृषि फसल की खेती असंभव हो जाती है, बिल्कुल असंभव हो जाती है। आपने क्या नाम आम के पेड़ लगा दिए, बड़े बड़े हो गए, तो उसके बाद नहीं हो पाएंगे, जब तक छोटे छोटे हैं तब तक उसमें खेती कर सकते हो। इसे क्या बोलते हैं? टोंगिया रोपवानी। समझे कि नहीं? टोंगिया रोपवानी। अब देखो इसमें गांव की परिभाषा दी गई। गांव का तात्पर्य किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र से जो चाहे घना हो या नहीं, तत्संबंधी जिले के राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में अभिलिखित हो। जो जिला है उसका राजस्व अभिलेख होगा, उसमें गांव के रूप में उसका क्या नाम व्याख्या होनी चाहिए। और उसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र भी है जिसे राज्य सरकार सामान्य विशेष अधिसूचना गांव के रूप में घोषित करे, या फिर कोई क्षेत्र ऐसा है जिसे राज्य सरकार घोषित कर दे, हाँ कि ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे, और राज्य सरकार घोषित कर दे कि ये फलाना गाँव है, ये फलाना गाँव है, तो गाँव की परिभाषा वही हो जाएगी।
ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, पेड़ व फसल तब तक एक साथ रहते हैं जब तक कि पेड़ फसलों पर हावी नहीं हो जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो टोंगिया रोबानी आप लोग समझ गए हो, टोंगिया वृक्षारोपण, ये क्या नाम, जो शब्दावली इससे क्वेश्चन आ सकता है, खूब पॉसिबिलिटी इसकी। आप लोग समझ गए होंगे टोंगिया होता क्या है। भूमि उत्तराधिकार के मामले में यदि मामला विवादित नहीं है तो उत्तराधिकार को अधिकारों में कौन दर्ज करेगा। जैसे कि कोई उत्तराधिकार बनना है, जैसे कि आपके डैडी हैं जो खत एक्सपायर होंगे तो आपकी ज़मीन आपके नाम आएगी, उसे बोलते हैं उत्तराधिकार। तो यदि कोई मामला नहीं है भाइयों में या कोई चाचा ताऊ में, कोई ऐसा कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, तो उत्तराधिकार को अधिकारों में कौन दर्ज करेगा, इसकी बात कह रहा है कि भूमि अधिकारी मामले में यदि मामला विवादित नहीं है, मतलब कोर्ट वोर्ट केस नहीं है, तो उत्तराधिकार को अधिकारों में कौन दर्ज करेगा, कौन दर्ज करेगा, राजस्व निरीक्षक दर्ज करेगा। इसको याद रखना अच्छे से, राजस्व निरीक्षक दर्ज करेगा। अब देखो कि जिले में गांव की सूची वाला रजिस्टर कौन तैयार करता है। जिले में गांव की सूची वाला रजिस्टर, जैसे कि हमारे जिला है, इसमें कितने गांव है, 100, 50, 1000, 500, कितने गांव है, तो उनकी सूची कौन तैयार करेगा, कलेक्टर तैयार करेगा। ऑप्शन सीधा है, न तो नायब तहसीलदार है, न तो तहसीलदार है, न तो सहायक कलेक्टर है, सीधे कौन है, कलेक्टर। इसका आंसर वन इज राइट। ग्राम अभिलेखों में त्रुटियां ठीक करने का आवेदन कहाँ से शुरू होता है। ध्यान से पढ़ना, ग्राम जो अभिलेख होते हैं इसमें त्रुटियां ठीक करने का आवेदन कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, तहसीलदार से। जैसे कि कोई ग्राम अभिलेख है, कोई आपका क्या नाम खसरा, खेती, खतौनी कुछ भी गलत हुआ है तो आप इसके लिए कहाँ से आवेदन शुरू करोगे, तहसीलदार से। फिर तहसीलदार अपने आगे उसको बढ़ाता रहेगा, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करोगे, तहसीलदार से। हो सकता है कि कौन सी भूमिधरी, जो भूमिधर होता है, भूमिधर, इसको एक चीज़ ध्यान रखना, इसे राजस्व संहिता में असामी कहा गया है। असामी, जो क्या नाम भूमिधर है, इनके लिए वर्ड यूज किया गया है असामी। ठीक है, हो सकता है पूछा जा सकता है भूमिधर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किसे, असामी नाम से जाना जाता है। डिक्री, एक शब्द आएगा डिक्री, डिक्री, आज यहीं पे वर्ड दो तीन बताए जा रहे हैं कि राजस्व संहिता में डिक्री वर्ड आए तो उसे डिक्री का मतलब होगा आदेश। ठीक है, डिक्री का मतलब होगा आदेश। तो कौन से भूमि अधिकारी, भूमिधरी अधिकारी का विषय नहीं बन सकती, कौन सी भूमिधरी अधिकार का विषय नहीं बन सकती। जैसे कोई सी भूमि ऐसी है जो क्या नाम भूमि को धारण करने वाला अधिकार नहीं बन सकती है। इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि कौन सी भूमि को हम खरीद नहीं सकते या हम धारण नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति विशेष को बेची नहीं जा सकती। अब क्या है, या हम उसके नाम पे, जैसे कि हमें ऐसी कौन सी भूमि जिसे हम अपने नाम पे धारण नहीं कर सकते, या मतलब मेरे नाम नहीं हो सकती, कौन सी, कृषि भूमि हो सकती, सार्वजनिक भूमि नहीं हो सकती, आवासीय भूमि हो सकती, सभी का तो मतलब ही नहीं। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा, कौन सा, सार्वजनिक भूमि। सार्वजनिक भूमि मतलब कि आपके गांव में देखो ग्राम पंचायत भवन होगा, स्कूल होगा, जो सरकार की चीज़ें, सरकारी चीज़ें हैं, वो सरकार के नाम है, उसे आप ना खरीद सकते, ना बेच सकते, ना उसे आप धारण कर सकते, उसी को बोलते हैं सार्वजनिक भूमि। अब देखो कि राजस्व संहिता 2006 के अनुसार मिनी जुमला, मिनी जुमला नहीं है यहाँ पे, मिनी जुमला नहीं, यहाँ पे मिन जुमला है। क्या, मिन जुमला, देख लेना, ज़्यादा अंतर है नहीं, यहाँ पे मिनी हो गया, इसमें ई हटा दो तो क्या होगा, मिन जुमला। तो क्या नाम, यूपी राजस्व संहिता 2006 में मिन जुमला नंबर क्या दर्शाता है, भूमि की पहचान करता है। तो भूमि का क्रमांक, सजरा संख्या, सिंचित या रिकॉर्ड संख्या। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सजरा संख्या को मिन जुमला नंबर कहा जाता है, मिन जुमला संख्या कहा जाता है, किसको, सजरा संख्या को। पिछला क्वेश्चन मैंने बता दिया, उसको कोई बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने उसको करवा दिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्या है कि यदि कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाए, जैसे कि आपके गांव का होगा कोई, उसने क्या नाम पट्टा हुआ या कोई भूमि आपको क्या नाम दे दी गई ग्राम पंचायत की, तो दे दी गई या गलत तरीके से दे दी गई, आजकल यही होता है, जो प्रधान होता है वो अपने मन की कर देता, चाहे किसी के साथ किसी के पास ज़मीन हो चाहे न हो। आजकल बड़े बड़े लोग ही खाते हैं, छोटे लोगों को कुछ नहीं मिलता। तो ज़मीन उसके नाम कर दी और किसी ने उसकी कंप्लेंट कर दी कलेक्टर के ऑफिस में, तो कलेक्टर उसकी जांच करेगा। तो जब जांच में पाई जाएगी, तो यदि उस भूमि को क्या नाम, भूमि का जो पट्टा है जो रद्द किया जाएगा, तो वो कहाँ जाएगी, वो किसके नाम जाएगी। अभी तो क्या नाम आपके नाम हो सकती है, अब रद्द कर देगी तो किसके नाम जाएगी, तो वो कहाँ जाएगी, ग्राम पंचायत को वापसी की जाएगी, ग्राम पंचायत को वापस की जाएगी। क्यों की जाएगी, वापस कर देगी। अब कोई प्रधान उसी ज़मीन को दूसरे जो पात्र हो उसके नाम पे कर सकता है, तब उस भूमि को कहा जाएगा हाँ अब इसके धारण करता है, जब कलेक्टर क्या नाम एसडीएम साइन वगैरह सब कुछ कर देगा। ठीक है, तो किसको पहुँच वापस जाएगी, ग्राम पंचायत को वापस चली जाएगी। अब देखो क्या कह रहा है कि यूपी राजस्व संहिता में 16 अध्याय बिल्कुल, 234 धाराएं बिल्कुल, 4 अनुसूचियां बिल्कुल, तो इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सारे इसमें, यूपी राजस्व संहिता 2006 में 16 अध्याय, 234 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं।
अब देखो कि सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का अध्यक्ष व सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? जो क्या नाम टैक्स वाले हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा नहीं, जिसे हम आईएएस बोलते हैं, ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस बोलते हैं। भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस जिसे बोलते हैं। भारतीय वन सेवा आईएफएस बोलते हैं, आईएफएस। तो इसका आंसर कौन सा राइट हो जाए? भारतीय राजस्व सेवा। सीबीडीटी का अध्यक्ष व सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? भारतीय राजस्व सेवा से चुने जाते हैं। अब देखो यूपी का देश की जीडीपी में क्या स्थान है? यूपी का देश की जीडीपी में क्या स्थान है? यूपी का देश की जीडीपी में द्वितीय स्थान है। पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। दूसरा स्थान है यूपी का। तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। चौथा स्थान गुजरात का है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। अब देखो तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? जैसे तहसील होती है गाँव हमारे जिले में, तो तहसील का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग देखें बता पाते हो कि नहीं, इसको गूगल करके किसी भी तरह, मैंने एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। अब देखें आप कितनी मेहनत करते हो। नायब तहसीलदार होता है, उप जिलाधिकारी होता है, या जिलाधिकारी या तहसीलदार। ये है आपका EHW। इस क्वेश्चन को आप जरूर कमेंट करके बताओगे। जिसने बताया वही समझेंगे उसने दिल से क्लास देखी है। अब क्या कह रहा है? भू राजस्व के मुख्य स्रोत कौन से हैं? भू राजस्व का जो भू राजस्व में रुपए पैसे सरकार को मिलते हैं, वो उसका मुख्य स्रोत क्या है? कृषि कर बिल्कुल है, जल कर बिल्कुल है, गैर कृषि बिल्कुल है, भूमि का मूल्यांकन बिल्कुल है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। कौन सा? कृषि कर, भू जल कर, कृषि क्या नाम गैर कृषि कर, भूमि का मूल्यांकन, सभी इसमें शामिल है। अब देखो यूपी के वर्तमान राजस्व मंत्री कौन है? मैंने पहले बताया था, अनूप वाल्मीकि। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो कि भूमि धारक का तात्पर्य क्या है? भूमि धारक का तात्पर्य क्या है? असली भूमि धारक जिसको क्या नाम परिभाषित है राजस्व संहिता में, उस भूमि धारक उसे कहते हैं जो लगान देता है। आपके पापा भी देते होंगे लगान, कुछ कृषि मतलब इस कृषि तक, हाँ आप लोग इससे ज़्यादा कृषि तो आप लगान दोगे। तो लगान मतलब कर जिसे बोलते हैं। आज भी क्या नाम कर दिए जाते हैं, हम लोगों को बस पता नहीं है। जो भूमि पर टैक्स दिया जाता है उसे बोलते हैं भूमि धारक। भूमि धारक का तात्पर्य क्या है? भूमि धारक उसे कहते हैं जो कर देता है, जो लगान देता है। इस क्वेश्चन को मैंने क्या नाम ऐसे लिख लिया था, राजस्व संहिता हम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा चलो इसको लिख देते हैं नोट कि यूपी जिला अधिकारी, यूपी में जिला अधिकारी तहसील के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। क्या नाम यूपी नहीं, यहाँ पे क्या है? उप जिला अधिकारी। यहाँ पे क्या कहोगे? उप जिला अधिकारी मतलब SDM। यहाँ पे लिख लो SDM, यूपी नहीं है। यहाँ पे इसको हटा दो, यूपी। यूपी मतलब उप जिला अधिकारी। उप जिला अधिकारी तहसील के प्रभावी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि SDM को और किस नाम से जाना जाता है तहसील में, तो क्या जाना है? प्रभावी असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में। अब देखो गांव शिल्पी क्या है? गांव शिल्पी क्या है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि गांव शिल्पी किसे कहा जाएगा? शिल्पी जो मतलब कि अपने शिल्पकार, शिल्पी। जीविका का मुख्य स्रोत जिसका कृषि हो, बिल्कुल। बढ़ाई, बढ़ई बिल्कुल। लोहार बिल्कुल। बुनकर बिल्कुल, सभी। तो शिल्पी किसे कहा जाएगा? बढ़ई, लोहार, बुनकर, जो कि जो गाँव में क्या नाम जो भी छोटे मोटे क्या नाम अपना उद्योग करते हैं उन सबको कहा जाएगा गाँव का शिल्पी। जैसे पट्टा होता है कि पट्टा किसे दिया जाएगा? जिसके पास 5.0586 से भूमि हेक्टेयर से भूमि कम हो, उसे क्या दिया जाएगा? पट्टा दिया जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन सारे नीचे के गलत हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट। देखो जो रटने वाली चीज़ है वो हम आपको करवाए दे रहे हैं फास्टली। जो नहीं रटने वाली चीज़ है उसको हम बता भी देते हैं कि यहाँ एक्सप्लेन भी कर देते हैं। भू राजस्व के भुगतान में छूट रहेगी। भू राजस्व के भुगतान में किसे छूट रहेगी? भवन द्वारा आच्छादित भूमि, बिल्कुल। इसे भी जैसे कि आपका घर बना है, मकान बना है, तो उसमें क्या नाम टैक्स नहीं लेगी सरकार, वो आप बिना टैक्स का घर बनाए। कब्रिस्तान बिल्कुल, इस पे भी छूट से फ्री है, मतलब भू राजस्व मतलब कर से। शमशान बिल्कुल फ्री, तो इसका ऑप्शन सभी हो जाएगा। अब देखो कि कलेक्टर भू राजस्व से मुक्त समस्त भूमि की जांच कितने दिनों में करेगा? जैसे कि आपके जो भूमि है वो उससे क्या नाम टैक्स नहीं दिया जा रहा, जैसे बंजर भूमि पड़ी है या क्या नाम शमशान वाली भूमि है या सार्वजनिक भूमि है, तो साथ में इसको कोई यूज करने लगा है तो उसको हर साल उसका निरीक्षण करेगा, वार्षिक करेगा, एक साल में एक बार। तो कलेक्टर भू राजस्व से मुक्त समस्त भूमि की जांच कितने करेगा? वार्षिक करेगा, एक साल में। और इसके बाद पूरा बहुत चीज़ें 15 दिन दी गई, 10 दिन दी गई थी। तुक्का लगाना, वार्षिक मात्र एक ही चीज़ दी गई थी, बाकी इसके बाद कोई तुक्का लगाना, या तो 15 दिन का लगाना या 30 दिन का लगाना, कोई भी। मतलब ये चीज़ समझ पा रहे हो नहीं कि कोई भी क्वेश्चन दिया है वो चीज़ मैंने इसमें क्वेश्चन को शामिल नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत 15, 20, 30 दिन वाले दिए गए थे। तो बाई चांस कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें 15 ऑप्शन दिया हो या 30 ऑप्शन दिया हो और इनमें से कोई एक ऑप्शन मार देना, आपका सही हो जाएगा।
ना भी ये बात समझ में आई तो इसे छोड़ दो, ठीक है। जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ शायद आप समझ नहीं पा रहे होगे, तो इसको हटा दो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो राजस्व का पार्ट 2 है, एक बात ध्यान दीजिए, राजस्व का पार्ट 1 है, जो राजस्व का पार्ट 2 है, राजस्व जो टॉप 100 क्वेश्चन लगभग 40 हो गए, पार्ट 2 के नाम से जो आएगा वो कल आएगा, पार्ट 2, ठीक है। इसमें क्या थोड़ा इशू आ गया है, तो आगे वीडियो पता नहीं बार बार क्या नाम रुक जा रहा है और क्या नाम इंटरप्ट कर रहा है, तो इसी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही। तो पार्ट 2 आज जो क्या नाम 40 क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बहुत अच्छे से करिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 है वो कल आपको मिल जाएंगे। और जो असुविधा के लिए मुझे खेद है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहला पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 जरूर देख के जाना, इसके बिना आप कुछ भी अधूरे रह जाओगे, इतना समझ लीजिएगा। पार्ट 2 कल आएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।